कि 50% से ऊपर जो है आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब सुदामा कोटा को, जब 10% वाले को 10% का आरक्षण दे करके जब 50% के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ ही दिया है, तो 40 का 40 मंडल आयोग का सिफारिश मिस्टर ओबीसी जो अपने को बताते हैं, अगर असली में वास्तव में ओबीसी हैं तो 38 सिफारिश को और लागू कर दें और 52% वाले को 52% आरक्षण दे दें। उस राम राज का ये कल्पना कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं जो 2500 वर्ष पहले हिंदू राष्ट्र इन लोगों का राम राज जो चल रहा था, जिस राम राज में शंभू को मारा गया, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया और शिक्षा को ये बिल्कुल गुरुकुल के तरफ ले जाना लोग चाह रहे हैं। जिस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने का खास लोगों का ही अधिकार होगा। देश में अडानी और अंबानी का बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी खुलेगा, जिस प्रकार उस समय द्रोणाचार्य का गुरुकुल चलता था, और उस गुरुकुल में ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार नहीं रहेगा। मनुस्मृति लागू हो जाएगा और मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। भी लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ओबीसी और एससी एसटी के लोगों पर अत्याचार करेंगे, जैसे 1947 के पहले लोग अत्याचार करते थे। खटिया आपका, बिछौना आपका, आपको बैठना नहीं है, आपको शुद्ध भोजन नहीं खा सकते हैं, उन लोगों का जूठा ही खाना है, नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं। उसी दिशा में ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ग्रंथ है उसमें स्पष्ट इन लोगों ने लिखा है कि नारी भोग विलास की वस्तु है। उसी दिशा में ये लोग मतलब देश को ले जाना चाहता है। आप महिला पहलवान को देख लीजिए, हथरस में जो है, उत्तर प्रदेश में ही हथरस में जो दलित के बेटी को के साथ दुष्कर्म कर करके जिंदा जला दिया लोग, क्या उन अपराधियों को आज तक सजा मिला? मंडल आयोग लागू हुआ था ओबीसी के लिए, तो क्या किसी मुसलमान ने विरोध किया था क्या? सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी थी, भारत का पहला महिला शिक्षिका बनी थी, जब पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थी तो उन पर पत्थर, कंकर और गोबर किसी मुसलमान ने फेंका था क्या? लेटरल एंट्री के द्वारा 400 संयुक्त सचिव बनाए गए, इसमें एक भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं है। क्या ओबीसी एससी एसटी का अधिकार किसी मुसलमान ने छीना है क्या? जब 24 बचेगा तो 25 में चुनाव होगा। अगर 24 में ये लोग जो हैं, जो सत्ता में आ गए, जो देश के जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, तो 25 में चुनाव ही नहीं होगा। और जो ओबीसी एससी एसटी के लोग जो लंबा लंबा सपना देख रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अरे भाई पहले देश को तो बचा लो। जब 24 में देश बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और जब लोकतंत्र रहेगा तब न चुनाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के और डेहरी के वर्तमान विधायक फतेह बहादुर सिंह जी। आज इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो सर विभाग मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न ये है कि नई संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है पीएम मोदी जी के हाथ से, ठीक है, और उन नई संसद भवन में अशोका स्तंभ के स्थान पर सेंगोल को स्थापित किया गया है। तो क्या लोकतंत्र में राजदंड की क्या जरूरत है? क्या राजशाही प्रतीक के रूप में सेंगोल को स्थापित किया गया है? ये आरएसएस बीजेपी के लोग जो हैं मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहे हैं, और बीजेपी जो है, आरएसएस के लोग पहले ही बोल चुके हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान मेरा संविधान नहीं है।
हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम उस संविधान को हटाएंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे। उनके तो संविधान में वो लिखा हुआ है। और ओबीसी एससी एसटी के लोग अगर ना समझ बन करके उन्हें सपोर्ट करें तो नुकसान ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को ही है, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो सिंबल स्थापित किया है, जो लगाया है अशोक चक्र के बगल में, तो वो राजतंत्र का सिंबल है और वो मनुस्मृति का सिंबल है। और इस सिंबल से ओबीसी एससी एसटी के लोगों को समझ जाना चाहिए, जिन लोगों को संविधान के माध्यम से समाज में बराबरी का अधिकार मिला है, आरक्षण मिला है, कि अगर 24 में बीजेपी आरएसएस वाले अगर सत्ता में आ गए तो अब उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है, अशोक चक्र को हटा देंगे और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर देंगे। इसी का जो है प्रतीक वो सिंबल है। अच्छा, एससी एसटी के समुदाय के लोगों की मांग भी थी कि विस्टा हाउस का नाम बदलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। इस विषय में आप क्या कहिएगा? क्यों रखेंगे? देश जो है वो मनुस्मृति के तरफ ले जा रहे हैं, मनुवाद की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, कि मनुवाद और मानववाद में फर्क क्या है। मनुवाद कहता है कि हम जो कहते हैं चुपचाप उसको मान लो, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मानववाद कहता है कि कोई भी चीज़ मानने से पहले उसको अच्छी तरह से जान लो। लेकिन हमारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और समझने और जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चुपचाप जो बीजेपी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं उसको वो मान ले रहे हैं। आप 14 में ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी आए, बोले कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। ओबीसी के लोगों ने मान लिया कि ओबीसी का बेटा है, लेकिन उनको जानने का प्रयास ओबीसी के लोगों ने नहीं किया कि जब अगर ओबीसी माँ का बेटा होते तो 90 में जो ओबीसी के लिए मंडल आयोग का सिर्फ 2 सिफारिश लागू हुआ था, तो उस मंडल आयोग का विरोध करने वाला कौन था? मंडल आयोग के विरोध में कमंडल लेकर जो आडवाणी जी चले थे, उसका संयोजक कौन था? तो ओबीसी एससी एसटी के लोग ठगे नहीं जाते 14 में, और बीजेपी सत्ता में नहीं आता। चूंकि 90 में जो मंडल आयोग लागू हुआ था उसके विरोध में जो कमंडल लेकर आडवाणी जी चले थे, उस कमंडल का संयोजक नरेंद्र मोदी ही थे। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी थे तो ओबीसी के आरक्षण का उन्होंने विरोध क्यों किया? क्या उस जो 90 में जो है ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नकली ओबीसी, क्या मतलब माफी देश के ओबीसी से मांगने का काम करेंगे? अपने गलती को वो सुधारेंगे। अगर वो अपने गलती को सुधारना चाहते हैं, अगर वास्तव में वो ओबीसी हैं, तो मंडल आयोग का अभी 38 सिफारिश बाकी है, उसको लागू कर दें। और ओबीसी का जो 1931 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार ओबीसी का जनसंख्या जो है 52% है, लेकिन उस समय 27% ही ओबीसी को आरक्षण मिला। चूँकि 50% से ऊपर जो है आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब सुदामा कोटा को, जब 10% वाले को 10% का आरक्षण दे करके जब 50% के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ ही दिया है, तो 40 का 40 मंडल आयोग का सिफारिश मिस्टर ओबीसी जो अपने को बताते हैं, अगर असली में वास्तव में ओबीसी हैं तो 38 सिफारिश को और लागू कर दें और 52% वाले को 52% आरक्षण दे दें। अगर नहीं देते हैं तो ओबीसी वाले को इस नकली ओबीसी से दूर हो जाना मतलब कि चाहिए। अगर दूर नहीं होंगे तो ओबीसी एससी एसटी के सारे अधिकारों का हनन ये केंद्र के सत्ता में बैठे
नकली ओबीसी करने का काम करेंगे। अच्छा, अशोका स्तंभ अंग्रेजों को खुदाई में मिला था, जबकि सेंगोल का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करके कहीं सरकार देश और समाज का बंटवारा तो नहीं न करना चाहती है? ये जो सरकार है, बीजेपी आरएसएस का सरकार, देश को 2500 वर्ष पीछे ले जाना चाहती है और इस देश को फिर 4 वर्णों में ले जाना चाहती है। उस राम राज्य का ये कल्पना कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं जो 2500 वर्ष पहले हिंदू राष्ट्र इन लोगों का राम राज्य जो चल रहा था, जिस राम राज में शंभुक को मारा गया, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया और शिक्षा को ये बिल्कुल गुरुकुल के तरफ ले जाना लोग चाह रहे हैं, जिस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने का खास लोगों का ही अधिकार होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है, ये लोग जो देश में 45,45,000 डिग्री कॉलेज है, इसको क्लोज एंड मर्ज कर करके 15,000 पर लाएंगे और देश में अडानी और अंबानी का बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी खुलेगा, जिस प्रकार उस समय द्रोणाचार्य का गुरुकुल चलता था और उस गुरुकुल में ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि संवैधानिक अधिकार नहीं रहेगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा और मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। उसी दिशा में देश को ये लोग ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, एससी एसटी की बात की जाए तो राम मंदिर का जो शिलान्यास था और नए संसद भवन के शिलान्यास पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया था और नए संसद भवन के उद्घाटन भी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के हाथ से नहीं कराया गया है। तो क्या एससी एसटी की अपमान नहीं है? क्या आपको जो संसद भवन में सिंबल लगाया गया मनुस्मृति का, उसमें समझ में नहीं आ रहा है? किसी भी शूद्रों और महिलाओं को समान से जीने का अधिकार उस सिंबल के माध्यम से मनुस्मृति में नहीं है। इन लोगों को शूद्र और अशूद्र इन लोगों ने माना है, तो कैसे आपके हाथों से ये लोग करवाएंगे? और इन लोगों तो स्पष्ट लिखा है कि शूद्रों को कोई अधिकार ही नहीं है। राष्ट्रपति तो बना देते हैं, कोई पद ओबीसी एससी एसटी को दे देते हैं केवल इसलिए कि संविधान है और संविधान में वोट का देने का बराबरी का अधिकार है। संविधान हट जाएगा तो सब कुछ हट जाएगा, वोट देने का अधिकार हट जाएगा, चुनाव लड़ने का हट जाएगा। फिर वही लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ओबीसी और एससी एसटी के लोगों पर अत्याचार करेंगे, जैसे 1947 के पहले लोग अत्याचार करते थे। खटिया आपका, बिछौना आपका, आपको बैठना नहीं है, आपको शुद्ध भोजन नहीं खा सकते हैं, उन लोगों का जूठा ही खाना है, नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं। उसी दिशा में ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं। अच्छा, संविधान पर बात किया जाए तो दिल्ली में महिला पहलवान धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं और बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पैक्सो एक्ट भी लगा हुआ है और इसके तहत लगने के बावजूद भी बृजभूषण सिंह खुलेआम घूम रहे हैं स्वतंत्रता से। इससे पहले आसाराम बाबू पर भी लगा हुआ था पैक्सो एक्ट और आज भी वो जेल के अंदर हैं। तो क्या बृजभूषण सिंह के लिए कोई संविधान नाम की चीज़ नहीं है? क्या संविधान से ऊपर हैं बृजभूषण सिंह? मैं तो पहले ही बता दिया, जब सिंबल लगा दिया तो संविधान को मतलब कि इनडायरेक्ट ये लोग समाप्त कर चुका है। मनुस्मृति इनडायरेक्ट लागू हो चुका है और इन लोगों का मनुस्मृति हो, जो भी इन लोगों का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट इन लोगों ने लिखा है कि नारी भोग विलास की वस्तु है। उसी दिशा में ये लोग मतलब देश को ले जाना चाहता है। आप महिला पहलवान को देख लीजिए, हथरस में जो है, उत्तर प्रदेश में ही हथरस में जो दलित के बेटी को
के साथ दुष्कर्म कर करके जिंदा जला दिया लोग, क्या उन अपराधियों को आज तक सजा मिला? इन लोगों के मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कोई भी पाप करे, दुष्कर्म करे, कुकर्म करे, वो दंड का भागी नहीं है। उसी दिशा में ये लोग देश को ले जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि धीरेन्द्र शास्त्री वो अपने आप को भविष्य बताने वाले मानते हैं, तो जो बालासोर में रेल दुर्घटना हुई थी तो इसको आगाह क्यों नहीं किए पहले? ऐसे ढोंगी बाबाओं को आज जेल में होना चाहिए। और जो रेल दुर्घटना पर उन्होंने जो बयान दिया है कि हमें पता था, तो इसके ऊपर देशद्रोही का धारा लगा करके FIR होना चाहिए, क्योंकि ये देशभक्त का काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो इतना ही जानते हैं तो फिर कानून का जरूरत क्या है? CBI की आवश्यकता क्या है? ED की आवश्यकता क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री ही भविष्यवाणी निकाल दें, भविष्यवाणी कर दें, भाई अगला दुर्घटना कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है और काला धन किसके पास है। फिर CBI ED का मतलब आवश्यकता है क्या? फिर इनकम टैक्स वालों की आवश्यकता है क्या? और धीरेन्द्र शास्त्री जब इतना जानते ही हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का भविष्यवाणी निकाल दें। और जो देश जो है, हम बता रहे थे आपको कि देश मनुवाद की तरफ बढ़ रहा है। मतलब OBC SC ST के लोग समझ नहीं रहे हैं और जो भारत के प्रधानमंत्री और मनुवाद के लोग बोल रहे हैं उसको चुपचाप मान ले रहे हैं। जैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और 1949 में उनका जन्म हुआ है। 1949 और 11 1960 हुआ। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल भीख मांग कर के गुजारा किया है। 60 और 35 95 तक उन्होंने भीख मांगा। तो 90 में मंडल आयोग के विरोध में कमंडल का संयोजक कैसे थे? और जब उन्होंने 35 साल भीख मांगा तो वो रेलवे में चाय कब बेचा? मतलब एक समय में भीख भी मांग लिया और चाय भी बेच लिया। और 60 से 95 तक उन्होंने भीख मांगा तो ग्रेजुएशन कब कर लिया? MA कब कर लिया उन्होंने? नरेंद्र मोदी ने खुद जो है, जब गुजरात में जब सरकार बना था 2 या 3 या 4 में, तो उन्होंने कहा था कि मैं विद्यालय में मैं नहीं पढ़ा हूं। तो या तो नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट गलत है या नरेंद्र मोदी गलत है। तो यही है मनुवाद। 2-3 घटना ऐसा देश में हुआ है और देश के लोगों को समझना चाहिए कि जब 14 में उनको आना था तो देश के लोगों के सामने बहुत नया सपना दिखाने का काम किया। 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करूंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा, बुलेट ट्रेन लाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, गांव का विकास करूंगा, किसानों का आय दोगुनी करूंगा। बीजेपी वाले या भारत के प्रधानमंत्री और उनके जितने अंधभक्त हैं, केवल एक काम बता दे भारत के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने 14 में चुनावी घोषणा किया था, इस घोषणा को पूरा करने का काम किया है। ये केवल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, OBC SC ST को समझना पड़ेगा। वो लोग समझाने में कामयाब हो जाता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। अरे भाई, दुश्मन का काम क्या है? दुश्मन जो होगा, कभी भी हमें कोई अधिकार मिलेगा तो हमारा विरोध करेगा। मंडल आयोग लागू हुआ था OBC के लिए, तो क्या किसी मुसलमान ने विरोध किया था क्या? सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी थी, भारत का पहला महिला शिक्षिका बनी थी, जब पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थी
तो उन पर पत्थर, कंकर और गोबर किसी मुसलमान ने फेंका था क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में किसी मुसलमान ने नहीं पढ़ने दिया क्या? तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है भाई? और संविधान को तोड़ ममोड़ करके सुदामा कोटा को 10% आरक्षण किसी मुसलमान ने दिया है क्या? 30 पॉइंट रोस्टर जो देश में लाया गया, जिसके माध्यम से ओबीसी और एससी एसटी के कोई भी व्यक्ति प्रोफेसर नहीं बन सकता था, उसको क्या कोई मुसलमान लाया है क्या? लेटरल एंट्री के द्वारा 400 संयुक्त सचिव बनाए गए, इसमें एक भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं है। क्या ओबीसी एससी एसटी का अधिकार किसी मुसलमान ने छीना है क्या? तो ये जो भारत की वर्तमान सरकार है, ओबीसी एससी एसटी का ध्यान भटका रहा है मुसलमान की तरफ और सारा अधिकार छीन करके 10% वालों को देने का काम कर रहा है। ओबीसी एससी एसटी का अगर सही मायने में अगर दुश्मन है तो इस वर्तमान में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग, वो दुश्मन हैं, क्योंकि सारे अधिकार छीनने का काम वो कर रहे हैं। देश के सारे संपत्ति बेच दिए, जिससे ओबीसी एससी एसटी के लोगों को आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण को समाप्त करने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया है क्या? जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि 24 और 25 के चुनाव में आप लोगों की क्या नीति है? देखिए, ये 24 के चुनाव में बीजेपी आरएसएस वाले बहुत बड़ा रणनीति के तहत जो है देश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जिस प्रकार आप मान लीजिए कि बीजेपी वाले कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं और हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग जो हैं उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का काम कर रहे हैं। लेकिन देश के जो जनता है, ओबीसी एससी एसटी के लोग, उनसे मेरा अनुरोध है, उनसे मेरा अपील है कि अगर नरेंद्र मोदी नामक बीजेपी का जो कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी से बचना है, उस कुल्हाड़ी को निष्क्रिय करना है, तो कुल्हाड़ी में जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों का जो बेट लगा हुआ है, उस बेट को मिटाना पड़ेगा। उस बेट को मिटा दीजिए, कुल्हाड़ी अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा, कुल्हाड़ी का कोई औकात नहीं बचेगा। 2025 की चुनाव, ठीक है, महागठबंधन की क्या रणनीति है बिहार विधानसभा के लिए? अभी हम लोग 24 का सोच रहे हैं। जब 24 बचेगा तो 25 में चुनाव होगा। अगर 24 में ये लोग जो हैं, जो सत्ता में आ गए, जो देश के जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, तो 25 में चुनाव ही नहीं होगा। और जो ओबीसी एससी एसटी के लोग जो लंबा लंबा सपना देख रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अरे भाई, पहले देश को तो बचा लो। जब 24 में देश बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और जब लोकतंत्र रहेगा तब न चुनाव होगा। तो पहले सभी ओबीसी एससी एसटी के लोगों को मिल करके 24 में इस संविधान विरोधी सरकार को, जो संविधान हटा करके मनुस्मृति लाना चाह रहा है, उस सरकार को मिटाना पड़ेगा, तब 25 की लड़ाई होगा, वरना 25 में कोई लड़ाई नहीं होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, जो कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर विभागीय तरीकों से दिए। और भी विभिन्न मुद्दों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, विभाग मीडिया नेटवर्क से। मैं राहुल कुमार।